ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर का प्रबंधन है। इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ कि प्रबंधन वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के जीवन के लिए आवश्यक है। पर्यावरण प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के समान है। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है। जीवन हमेशा भारत की परंपरा एवं संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। यह हमारी लंबी परंपराओं, प्रथाओं, रीति रिवाजों, कला व शिल्प, त्योहार, भोजन, आस्थाओं व लोकगीत के एकीकृत अथवा एक है। हम यह देखते हैं कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे, जो संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्यांश वसुदेव कुटुंबकम में परिलक्षित होता है, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इस वाक्य का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है, जो शायद प्राचीन भारतीय साहित्य अथर्ववेद का ही एक हिस्सा है। हमने प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, वायु एवं जल के बारे में पढ़ा है। यह भी जाना है कि विभिन्न संगठकों का प्रकृति में बार बार चक्रण किस प्रकार होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा कि किस तरह इन संसाधनों का प्रदूषण हो रहा है तथा इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि मानव इनका किस तरीके से उपयोग कर रहा है एवं किस तरीके से दुरुपयोग भी कर रहा है। हमें यह भी सोचना जरूरी है कि हम इनका किस तरीके से उपयोग करें, जिससे संसाधनों का सही ढंग से उपयोग हो सके एवं संरक्षण हो सके। हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकें। हम अक्सर ही पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन एवं उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में सुनते हैं एवं पढ़ते हैं। इन पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान अथवा परिवर्तन में हम अपने आप को असहाय पाते हैं। हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून, संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए मानव का जागरूक होना अति आवश्यक है। आपने गंगा सफाई योजना के बारे में तो सुना ही होगा। कई करोड़ की यह योजना करीब 1985 में इसलिए प्रारंभ की गई क्योंकि गंगा जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कॉलीफॉर्म जीवाणु का एक वर्ग है जो मानव की आंत में पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति इस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जल को प्रदूषित करती है, जो कि कई रोगों को उत्पन्न करता है। मानव द्वारा किए गए क्रियाकलापों से गंगा दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। इसके किनारे स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के 100 से भी अधिक नगरों ने इसे एक नाले में बदल दिया है। इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्सर्जित कचरा एवं मल का इसमें प्रवाहित किया जाना एवं उद्योगों द्वारा उत्पादित रासायनिक उत्सर्जन ने गंगा का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि इसके प्रभाव से नदी बहुत ज़्यादा विषैली हो गई है। इससे जल में मछलियाँ भी मरने लगी हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें नदियों का संरक्षण महत्वपूर्ण माना गया। आपने पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर के विषय के बारे में तो सुना ही होगा। फर्स्ट, रिफ्यूज, इनकार। इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की आपको आवश्यकता नहीं है उन्हें लेने से इनकार करना, उन उत्पादों को खरीदने से इनकार करें आपके परिवार और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक के थैलों को लेने से इनकार करें। द्वितीय, रिड्यूस, कम उपयोग। इसका अर्थ है कि आपको कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। आप बिजली के पंखे एवं बल्ब का स्विच बंद करके एवं टपकने वाले नल की मरम्मत करके जल की बचत कर सकते हैं एवं आहार को भी व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। रीयूज, पुनः उपयोग। यह पुनः चक्रण से भी अच्छा तरीका है क्योंकि पुनः चक्रण में कुछ ऊर्जा व्यय होती है। पुनः उपयोग के तरीके में आप किसी वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे आदि का उपयोग रसोई घर में वस्तुओं को रखने में किया जा सकता है। पुनः प्रयोजन, रीपर्पस।
इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है, जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती है तो उसे किसी अन्य उपयोगी कार्य के लिए प्रयोग करें। उदाहरण के लिए टूटे फूटे चीनी मिट्टी के बर्तनों में आप पौधे लगा सकते हैं या उनका उपयोग किसी सामान को रखने के लिए कर सकते हैं। पुनः चक्रण, रिसाइकिल, इसका अर्थ है कि आपको प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु की वस्तुएं तथा ऐसे ही पदार्थों का पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तुएं बनानी चाहिए। इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए क्रियाकलाप संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विकास को प्रोत्साहित तो करती है, साथ ही साथ आगे की पीढ़ी के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संसाधनों के वर्तमान उपयोग में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। अब हम पढ़ेंगे कि हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। Why do we need to manage our resources? यहाँ केवल सड़कें एवं इमारतें ही नहीं परंतु वे सभी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, औजार तथा वाहन आदि सभी हमें पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से ही प्राप्त होते हैं। हमें केवल एक ही वस्तु पृथ्वी के बाहर से प्राप्त होती है, वह है सूर्य ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि ये अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। संसाधनों का अर्थ उनका सही ढंग से उपयोग है अथवा दुरुपयोग नहीं। जब हम इन संसाधनों का दोहन करते हैं तो हम पर्यावरण को किसी न किसी तरीके से क्षति पहुंचाने का काम भी करते हैं। उदाहरण के लिए खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातुमल स्लैग भी निकलता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अपशिष्ट निपटान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आइए अब हम वन एवं वन्य जीवन, फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंगी, पुष्पी पादप, फ्लोरिंग प्लांट्स, कीट, इंसेक्ट, पक्षी, बर्ड्स, सरीसृप, रेप्टाइल्स आदि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत और जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आइए अब हम दावेदार स्टेक होल्डर के बारे में जानेंगे। हम सभी वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। जब हम वन संरक्षण की बात सोचते हैं तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके दावेदार हॉटस्पॉट कौन हैं। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं। उद्योगपति जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। आइए देखें कि प्रत्येक समूह की वन आवश्यकताएं क्या है एवं प्रत्येक समूह को वनों से किस प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे स्थानीय लोगों को ईंधन जलाने के लिए लकड़ी, बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा का इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का हास्य हो जाएगा? अंग्रेजों ने आते ही वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अंग्रेजों ने न केवल वनों पर अपना अधिकार जमाया वरन अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन भी किया एवं उनका दुरुपयोग भी किया। अंग्रेजों द्वारा यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया। स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे कि पाइन, चीड़, टीक अथवा यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं कितने उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं? जैसे कि इमारती लकड़ी,
कागज, लाख तथा खेल के सामान इसके कुछ उदाहरण हैं। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। यहाँ हम यह भी चर्चा करेंगे कि संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी एवं गेंडा से हुआ था। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता बायोडायवर्सिटी को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने को महत्व दिया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिया था। हमें मानना होगा कि वनों की प्राकृतिक छवि में मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। हमें प्रकृति में इस हस्तक्षेप की सीमा को नियंत्रित करना होगा। वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना होगा जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो, जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। जिस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक विकास हम चाहते हैं, उससे ही यह निष्कर्ष होगा कि उससे पर्यावरण का हास्य हो रहा है अथवा उसका विनाश हो रहा है। संपोषित प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। बच्चों, आप सभी ने इनके बारे में सुना तो होगा ही। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानें। उद्योगों को वन संपदा, फॉरेस्ट रिसोर्सेस अधिकतर बाजार के मूल्य से बहुत कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय निवासी जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उनको उनसे वंचित रखा जाता है। चिपको आंदोलन। बच्चों, आपने चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में एक घटना से 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए, जबकि वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गईं तथा उन्होंने पेड़ों से चिपककर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। अंततः ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदाय में फैल गया एवं जनसंचार ने भी इसका योगदान दिया तथा सरकार को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं तथा वन संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए दोबारा विचार पर मजबूर कर दिया। अनुभव ने लोगों को यह भी सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वनों की गुणवत्ता ही समाप्त नहीं होती है अथवा मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। जल ही जीवन है, इस बात से आप सभी परिचित हैं। ये आप सभी जानते हैं कि जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभी के लिए जल, वाटर फॉर ऑल। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता जल है। मनुष्य ने किस प्रकार जल स्रोतों को प्रदूषित किया है, साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है। हम सभी को ज्ञात है कि भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। फसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषक एवं नगरों के कूड़ा कचरे ने जल को प्रदूषित पॉल्यूट कर उसकी उपलब्धता की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। बांध, जलाशय एवं नहरों का उपयोग भारत के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए प्राचीन समय से किया जाता है। सिंचाई के इन संसाधनों का प्रबंधन भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता था। बांध। आइए अब हम बांध के बारे में पढ़ें। डैम। बच्चों, आप सभी बांध, डैम के बारे में तो जानते ही होंगे। बांध हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करता है एवं बांध के द्वारा
बड़े बांध में जल संग्रहण पर्याप्त मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं वरन विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इनसे निकलने वाली नहरें जल की बड़ी मात्रा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाती हैं, अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना और धान जैसी अधिक जल खपत वाली फसल उगा लेते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा, जिससे नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा है। बड़े बांध के विरोध में मुख्य समस्याएं उत्पन्न हुई। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी संख्या में किसान और विस्थापित होते हैं, जिसमें किसानों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता। आर्थिक समस्याएं, क्योंकि इसमें जनता का बहुत अधिक धन लागत है और उन्हें उतना लाभ भी प्राप्त नहीं होता। पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की क्षति भी होती है। जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग, बच्चों आप सभी ने जल संग्रहण वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जल संग्रहण कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं। आज के इस युग में बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जल संग्रहण इतना ज़्यादा आवश्यक हो गया है। यदि जल को संग्रहित नहीं किया गया तो आने वाले समय में जल की सही तरीके से आपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा बायोमास प्रोडक्शन में वृद्धि हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य भूमि एवं जल के प्राकृतिक स्रोतों प्राइमरी रिसोर्सेज का विकास, द्वितीयक संसाधन, पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे पारिस्थितिक असंतुलन पैदा ना हो। जल संरक्षण के ऐसे सैकड़ों तरीके विकसित किए हैं, जिनके द्वारा धरती पर पड़ने वाली प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झीलों का निर्माण, मिट्टी के छोटे बांध बनाना, सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकी संग्राहक बनाना, घर की छतों पर जल एकत्रित करना, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। जल संग्रहण तकनीक स्थानीय होती है तथा इसका लाभ भी स्थानीय सीमित क्षेत्रों को होता है। जहाँ एक तरफ हमने जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के बारे में पढ़ा, वहाँ हम दूसरी ओर भौम जल के बारे में भी पढ़ेंगे। भौम जल हमारे लिए कितना आवश्यक है और यह हमारी किस प्रकार सहायता करता है, आइए हम जानें। भौम जल से अनेक लाभ हैं। यह वाष्प बनकर उड़ता नहीं है, परंतु यह आसपास के भूमि के अंदर फैलकर समाहित होता जाता है। इससे बड़े क्षेत्र में वनस्पति को नमी प्रदान होती है। इसके अतिरिक्त इससे मच्छरों की जनन की समस्या भी नहीं होती है। आपने बहुत से प्राकृतिक संसाधन के विषय में जाना एवं उनसे होने वाले लाभ एवं मानव उनका किस तरह अविवेकपूर्ण दोहन करके उनको क्षति पहुंचा रहा है, यह भी आपने जाना। आइए अब हम कोयला एवं पेट्रोलियम के विषय में जानें। यह किस तरह जीवाश्म ईंधन के रूप में हमारी सहायता करते हैं एवं आने वाले वर्षों में इनका क्या होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन जीवाश्म ईंधन एवं ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग हम दैनिक ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति उत्पादन के लिए कर रहे हैं। इन ऊर्जा स्रोतों का प्रबंधन अन्य संसाधनों की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से किया जाता है। पेट्रोलियम एवं कोयला लाखों वर्ष पूर्व जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होता है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि चाहे हम जितनी ही सावधानी से इनका उपयोग क्यों ना करें, आने वाले समय में कोयला एवं पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त तो हो ही जाएंगे। यह हम सभी जानते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम जीवों के अपघटन से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर भी होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है।
इन उत्पादों में से नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैसें हैं तथा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। आइए हम कुछ सरल विकल्पों का उपयोग कर हमारे ऊर्जा की खपत में अंतर पड़ सकता है जैसे लाभ हानि पर विचार करें। जैसे बस में यात्रा या अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना, आप किसका प्रयोग करेंगे कि हमारी ऊर्जा की बचत हो। अपने घरों में बल्ब अथवा फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करना, लिफ्ट का प्रयोग करना अथवा सीढ़ियों का उपयोग करना, आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे जिसमें हमारी ऊर्जा की बचत हो। इस पर आज आप जरूर विचार करें। अब हम अंत में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन एन ओवरव्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मानव इनका किस तरीके से उपयोग कर रहा है एवं किस तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन एक कठिन कार्य है। हमें यह तो मानना ही होगा कि लोग अपने हित को प्राथमिकता देने का भरपूर प्रयास करते रहेंगे, परंतु कुछ लोग इस वास्तविकता को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं कि कुछ व्यक्तियों का स्वार्थ बहुत सारे लोगों के दुख का कारण भी बन सकता है, क्योंकि मानव केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचकर पर्यावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है एवं अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। मानव के इस अविवेकपूर्ण दोहन से पर्यावरण का विनाश होना भी संभव है। अगर मानव इसी तरह धीरे धीरे अपने पर्यावरण के संसाधनों का इस तरह अविवेकपूर्ण दोहन करेगा तो निश्चित ही एक दिन पर्यावरण के ये सीमित संसाधन धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। जैसे हमें अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सीमित करना होगा, जिससे कि विकास का लाभ सभी को एवं हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उसका सही ढंग से लाभ ले सके एवं उसके बारे में जान सके। आशा है कि बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित हैं जिनको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न पहला, जीवित रहने के लिए पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के 3 तरीके लिखिए। प्रश्न 2, किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तार से समझाइए एवं प्राकृतिक संसाधन के सतत विकास से क्या लाभ है। प्रश्न 3, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R क्या है। प्रश्न 4, पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए आपके द्वारा सुझाए गए किन्हीं 2 उपायों को सूचीबद्ध करें। प्रश्न 5, ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। प्रश्न 6, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इसके कोई 2 उद्देश्य लिखें। प्रश्न 7, कोयला और पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्यों, कोई 4 कारण लिखिए। प्रश्न 8, जीवाश्म ईंधन क्या है, वे हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।